हेलो एवरीवन, एपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम गैसों के नियम भाग 2 का अध्ययन करेंगे, यानी हम गैसों के नियमों का अध्ययन करेंगे। तो गैसों के जो नियम हैं इनका अध्ययन हमने पिछले लेक्चर के अंदर शुरू कर दिया था, जिसमें से बोयल का नियम कंप्लीट कर लिया था और चार्ल्स के नियम को हमने प्रारंभ किया था। अब कौन से नियम बचे इसके अंदर आपके? चार्ल्स का नियम, गै-लुसेक का नियम और आवोगाद्रो का नियम। इन नियमों को हम इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो आपके पहला नियम कौन सा? बोयल का नियम क्या हो चुका है आपके? कंप्लीट हो चुका है। कौन सा नियम? बोयल का लॉ, बोयल का नियम, ये क्या हो चुका है? कंप्लीट। और अब हम शुरू क्या कर रहे हैं? चार्ल्स का नियम। तो चार्ल्स के नियम को हमने प्रारंभ किया था। आज हम देखते हैं उस चार्ल्स के नियम से बनाए गए आरेख को, जिसे हम कहते हैं समदाबी आरेख। तो पिछले लेक्चर के अंदर आपका बोयल का नियम हो गया और साथ में कौन सा नियम प्रारंभ कर दिया था हमने? चार्ल्स का नियम। कौन सा? चार्ल्स। बोयल और चार्ल्स के नियम को हमने शुरू कर दिया था। अब देखो, अब हम लेते हैं चार्ल्स के नियम से ही इसी को आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए अपन आरेख लेते हैं समदाबी आरेख। तो कौन सा आरेख है आपका? समदाबी आरेख। अब देखो ध्यान से, बोयल का नियम कहाँ लगा था? स्थिर ताप पर। तो इसके लिए अपन ने कौन सा आरेख बनाया था? समतापी आरेख। और चार्ल्स का नियम कहाँ लगता है? स्थिर दाब पर। इसके लिए हम कौन सा आरेख बनाएंगे? समदाबी आरेख। तो चार्ल्स के नियम में हमने देखा था कि स्थिर दाब पर क्या लगता है? स्थिर दाब पर गैस का आयतन ताप के समानुपाती होता है। क्या था चार्ल्स का नियम? स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर आयतन V समानुपाती क्या होता है? T। ये देखा था आपने। अब देखो, यानी ये जो आरेख बनाएंगे हम किसके मध्य बनाएंगे? V और T के मध्य। तो देखो इसने क्या किया कि जो आरेख बनाते हैं हम किसके अंदर बनाते हैं? एक तो क्या होता है इसके अंदर आपके, एक तो होता है एक्स अक्ष। क्या होता है? एक्स अक्ष। और एक कौन सा अक्ष होता है आपका? एक तो होता है आपका एक्स अक्ष, और एक अक्ष कौन सा होता है आपका? एक अक्ष होता है आपका, ये कौन सा होगा? V अक्ष, यानी वॉल्यूम या आयतन को दर्शाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ क्या था, इसने अलग अलग टेम्परेचर बताया। जैसे मान लो ये जो नीचे वाला अक्ष है ये बता रहा है आपको T, ताप को। किसको बता रहा है? ताप को। ठीक है। और ये किसके अंदर? आपके डिग्री सेल्सियस के अंदर। किसके बेटा? डिग्री सेल्सियस में। और ये किसको बता रहा है आपको? आयतन V को दर्शा रहा है। ये आरेख किसको दर्शा रहा है? आपके आयतन V को। अब यह क्या है? स्थिर दाब है। दाब तो आपके क्या रखना? स्थिर दाब पर। तो इसने क्या करा, देखा, जैसे मान लो यहाँ टेम्परेचर है इसका 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ मान लो इसका है 100 डिग्री, यहाँ कितना है इसका? 200 डिग्री। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? इसका इधर हो जाएगा इसका 100 डिग्री। कैसा? माइनस का। फिर वापस ये कितना, यह कहाँ से हो जाएगा आपके? 200 डिग्री माइनस का। और ये हो जाएगा मान लो 300 डिग्री किसका? माइनस का। तो देखो ये जो आरेख है, इस आरेख को अपन आगे बढ़ाते थोड़ा। अब देखो ध्यान से, तो मान लो ये टेम्परेचर आया आपके कितना? 300 डिग्री सेल्सियस माइनस का। अब देखो ये माइनस का 100 है, ये माइनस का 200 है, ये माइनस का 300 है। तो इसने क्या देखा कि अगर मान लो कोई गैस ले तो उसका दाब पहले P1 पर पहले किस पर? ये P1 पर। ठीक है। और फिर दूसरा लिया इसने दाब P2 पर। ये कौन सा दाब हो गया आपके? P2 पर। तो दाब P1 और P2 पर
जो आयतन था ये आयतन प्राप्त हुआ, पहला ये आयतन फिर ये आयतन। अब यदि आप देखो आपके पास क्या फॉर्मूला है, V समानुपाती T, यानी ताप बढ़ाओगे तो आयतन बढ़ेगा और ताप घटाओगे तो आयतन भी क्या होगा, घटेगा। तो क्या होगा, देखो इसने क्या किया, ताप को घटाया, तो ताप घटाने पर क्या हुआ, इसका ये जो ताप है आपके ये 273 पे प्राप्त हुआ। इसी प्रकार दूसरा जो था P2 वह भी, इसका भी टेम्परेचर घटाया तो यहाँ पर आपके ये जो है आयतन 0 पर प्राप्त हो गया। यानी ये जो आपको टेम्परेचर आपको प्राप्त हुआ है नीचे, ये टेम्परेचर कितना था इसका, ये जो टेम्परेचर प्राप्त हुआ है देखो ये कितना है 200 डिग्री सेल्सियस, ये कितना है -300, ये -200, तो यहाँ पर आएगा आपके -273.15 केल्विन। इसे हम परम ताप कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, परम शून्य ताप। तो देखो ध्यान से, समदाब आरेख क्या है, स्थिर दाब पर बनाए गए आरेख को समदाब आरेख कहते हैं। इसमें क्या देखा, पहले P1 दाब के ऊपर गैस का अध्ययन किया गया, फिर किस पर किया गया, P2 दाब पर, दाब फिक्स है। फिर ये अक्ष तो किसको बता रहा है, आपके आयतन को, और नीचे वाला अक्ष किसको बता रहा है, आपके टेम्परेचर ताप को बता रहा है। ताप कम करोगे तो आयतन भी क्या होगा, कम होगा। तो हम ताप क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो आयतन भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इतना कम हो गया कि -273.15 केल्विन पर इस गैस का आयतन क्या हो गया, शून्य। देखो आयतन इधर ऊपर जाने पर आयतन बढ़ेगा और नीचे जाने पर आयतन घटेगा। तो पहले P1 दाब का अध्ययन किया गया, फिर P2 दाब पर, पहले केवल P1 पर किया गया क्योंकि समदाबी है, फिर P2 दाब पर किया गया। इसलिए क्या हुआ कि जैसे आप टेम्परेचर कम किया, आयतन कम हो गया, और कितने टेम्परेचर पर, -273.15 केल्विन पर क्या हो गया, शून्य आयतन प्राप्त हुआ गैस का। तो इसे हम क्या नाम देते हैं, परम शून्य ताप। तो समदाबी आरेख समझ आ गया कि भाई स्थिर दाब है, कौन सा स्थिर दाब है, एक तो P1 स्थिर दाब है और एक P2 स्थिर दाब है, ठीक है। तो समदाबी आरेख में क्या हुआ, स्थिर दाब पर बनाए गए आरेख को समदाबी आरेख कहते हैं, जिसे चार्ल्स द्वारा दिया गया। फिर इसमें ये जो पॉइंट बढ़ा आपके -273.15 केल्विन, ये क्या है, परम शून्य ताप। तो परम शून्य ताप की परिभाषा क्या होगी, वह ताप, या इसे कह सकते हैं किसी गैस का वह काल्पनिक ताप जहां गैस का आयतन शून्य हो जाता है। गैस का आयतन क्या हो गया, देखो ऊपर जाने पर इधर आयतन बढ़ रहा है और नीचे आने पर यहाँ पर आयतन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 पर ही प्राप्त हो रहा है आपको। तो क्या लिखेंगे, परम शून्य ताप की परिभाषा क्या होगी, किसी गैस का वह काल्पनिक ताप जहां गैस आयतन शून्य घेरती है या गैस का आयतन शून्य हो जाता है, क्या कहलाता है, परम शून्य ताप। तो परिभाषा लिखते हैं हम किसकी, परम शून्य ताप की, परम शून्य ताप। क्या लिखेंगे इसके अंदर, किसी गैस का वह काल्पनिक ताप, वह काल्पनिक ताप जहां गैस शून्य आयतन घेरती है, परम शून्य ताप कहलाता है, परम शून्य ताप कहलाता है। अब देखो ध्यान से, तो ये तो आपके समदाबी आरेख के बारे में। अब चार्ल्स ने क्या किया था, चार्ल्स ने परम ताप पर, देखो एक तो ये तो क्या है, परम शून्य ताप, और परम ताप के अकॉर्डिंग भी गणितीय रूप दिया था। तो हम चार्ल्स के नियम का गणितीय रूप लेते हैं, एक जो पिछले लेक्चर के अंदर अपने सिंपल रूप देखा था वही रूप इसके अंदर वापस आएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम चार्ल्स के नियम का गणितीय रूप परम ताप के अकॉर्डिंग। तो देखो ध्यान से, और बताएंगे इसके अंदर आपको कि इस नियम के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं हम, उष्मागतिकी के अंदर हमेशा टेम्परेचर को
डिग्री सेल्सियस में लेकर किस में लेना पड़ेगा आपको, केल्विन के अंदर लेना पड़ेगा। किस में लेना पड़ेगा, केल्विन पर, ठीक है नहीं। तो देखो क्योंकि -273 क्या है, 0 केल्विन, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम चार्ल्स के नियम का गणितीय रूप। तो अगला हेडिंग क्या हो जाएगा आपके, चार्ल्स के नियम का गणितीय रूप। अब देखो ध्यान से, तो चार्ल्स के नियम का हम जब गणितीय रूप लेंगे तो इसमें क्या होता है, देखो इसी में हम क्या करेंगे कि चार्ल्स ने बताया था यदि किसी गैस का ताप में वृद्धि किया जाए तो प्रति डिग्री ताप में वृद्धि करने पर उसके आयतन में 1/273वें भाग में वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होती है, 1/273वें भाग में वृद्धि होती है। और चार्ल्स का नियम कहाँ लगता है, स्थिर दाब पर। तो क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, तो लाइन लिखते हैं, फिर इसका डेरिवेशन से बताते हैं और फॉर्मूला हो जाएगा, उसके ऊपर फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो इसमें क्या लिखा है इसने, क्या कहेंगे, स्थिर दाब पर। क्या बताया इसने, स्थिर दाब पर किसी गैस के प्रत्येक डिग्री या प्रति डिग्री सेल्सियस में वृद्धि करने पर आयतन में 1/273.15 भाग में वृद्धि होती है। और रूल एक ही है। क्या रूल है, एक चीज़ का ध्यान रखो आप, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं चार्ल्स का नियम जो क्या कहता है, V समानुपाती T, कि तापमान बढ़ोगे तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखो यदि ध्यान से, यदि V0 या 0 डिग्री सेल्सियस पर, यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन कितना हो, अगर V0 है, क्या है, V0, और T डिग्री सेल्सियस पर आयतन कितना है, VT है, कितना है, VT। तो क्या हो जाएगा, आयतन में वृद्धि, कि जो आयतन में आपके जो वृद्धि हुई है यानी VT जो है वह क्या हुआ है कि V0 आयतन था पहले वाला, अब इस आयतन का कितनेवां भाग, इसे अपन T/273.15, और कौन किसका, इस V0 का। ये बड़ा हुआ जो आयतन है, प्रारंभिक आयतन यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आयतन है उसका इतने भाग के योग के बराबर होगा, है कि नहीं। अब क्या करेंगे, इसमें V0 कॉमन ले लो आप, तो क्या हो गया, VT बराबर क्या हो गया, बोलो, V0 कॉमन है तो क्या हो गया इसका 1+, और यहाँ क्या आ जाएगा T/273.15, सही है। अब इसका LSM ले लो, इसे क्या ले लो आप, LSM। तो देखो क्या हो जाएगा, इस पद में इधर आपको क्या चल रहा है, VT, क्या चल रहा है, तो VT इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो बोलो, 273 को नीचे ले लिया तो बाहर तो क्या आपका V0 और नीचे क्या है 273.15, और ब्रैकेट में क्या जाएगा, ऊपर इसके नीचे एक है तो क्या जाएगा आपके वापस 273.15, और प्लस T का T रह गया, और बाहर कुछ नहीं लेना है, ठीक है।
ये पता आ गया। अब क्या करते हैं कि जो 273.15 प्लस टी है, इसको हम मान लेते हैं टी। क्या मान लेते हैं? टी। यह टी टेम्परेचर है और ये है T1 मान लो, इसको T2 मान लो, इसको T1 मान लो। तो क्या हो जाएगा? क्या पता है आपके? 273.15 प्लस टी, ये किसको दर्शा रहा है आपके? T2 को। और यदि क्या जाए दूसरा 273.15 जो है, इसको अपन क्या मान लें? टी टेम्परेचर मान लें, इसे T1 टेम्परेचर मान लें। तो वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा बोलो? यहाँ और Vt जो है इसको अपन क्या मान लें? V2 मान लें। और V0 जो है इसको अपन क्या मान लें? V1 मान लें। तो बोलो क्या पद बनेगा? क्या जाएगा आपकी इक्वेशन? V2 इक्वल टू V1 और ब्रैकेट में क्या चल रहा है बेटा? यहाँ ऊपर आ जाएगा आपके T2 अपॉन T1। अब आप इसको और कैसे लिख सकते हो? इसको आप कैसे लिख सकते हो और बताओ? इसको हम इस पद में लिख सकते हैं, तो फाइनल हो जाएगा आपका। क्या करें? V2 अपॉन V1, V2 अपॉन V1 बराबर क्या हो जाएगा? T2 अपॉन T1। सही है? या और भी बताओ क्या बन सकता है? T1 अपॉन T2, V1 अपॉन V2। ठीक है, तो ये इक्वेशन ही जो आपके बनी थी अपने पिछले लेक्चर के अंदर डायरेक्ट बना दी थी, इसको परम ताप से नहीं बनी थी। अब यहाँ जो 273.15 जो टेम्परेचर है, इसे हम परम ताप कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? परम ताप या केल्विन ताप कहते हैं। और ये केल्विन ताप जो है उष्मा गतिकी का आधारभूत है। इसीलिए आपके चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, हमेशा टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा? ये आपकी क्या बन गया? V2 अपॉन V1 बराबर T2 अपॉन T1। तो इसको अपन और कैसे ले सकते हैं? T1 अपॉन T2 बराबर V1 अपॉन V2। तो यहाँ करके देखो क्या बन जाएगा इक्वेशन? T1 के पद को ऊपर ले आए और V1 के पद को उस तरह भेज दें। तो यहाँ इधर क्या जाएगा आपके? T1 अपॉन T2 बराबर V1 अपॉन V2। ठीक है, और इसी सूत्र से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं। यानी ये जो आपके 4 चर दे रखे हैं, इन 4 में से कोई अगर 3 चर दे रखा तो चौथा चर आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो एक यहाँ पर नया शब्द आया आपके, एक और कौन सा? परम ताप। क्या कहते हैं? परम ताप। तो क्या कहेंगे? केल्विन ताप को ही परम ताप कहा जाता है। किसे कहते हैं? केल्विन ताप या 273.15 केल्विन ताप को ही परम ताप कहा जाता है। परम ताप कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो क्या करेंगे? इस केल्विन को किस में कन्वर्ट करेंगे? ये जो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना पड़ता है आपके। अब देखो, ये तो है परम ताप, और पहले क्या पढ़ा अपन ने? इससे पहले परम शून्य ताप। तो ध्यान रखना दोनों का कि परम ताप क्या है और परम शून्य ताप क्या है। ठीक है, अब देखो इसी पर आपके न्यूमेरिकल है। जैसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि यदि कोई जहाज प्रशांत महासागर में, कहाँ है? प्रशांत महासागर में, और उसके अंदर कोई गुब्बारा भरा हुआ है और उस गुब्बारे का आयतन है आपके 2 लीटर। कितना है? 2 लीटर। यानी उस गुब्बारे में गैस भरी हुई है आपके 2 लीटर। यदि प्रशांत महासागर में जब अगर जहाज है तो वहाँ टेम्परेचर अगर 27 डिग्री है और वह जहाज कहाँ पहुँच जाए? हिंद महासागर में पहुँच जाए, तो टेम्परेचर बढ़ के अगर मान लो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो गुब्बारे का आयतन क्या हो जाएगा या गैस का आयतन क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन लिखते हैं अपन। क्वेश्चन क्या देखो, क्वेश्चन कह रहा है
प्रशांत महासागर में खड़े जहाज में रखे गुब्बारे में 2 लीटर गैस भरी हुई है, जहां ताप 27 डिग्री सेल्सियस है। यदि जहाज हिंद महासागर में पहुंच जाए तो ताप 37 डिग्री सेल्सियस होने पर गैस का आयतन क्या होगा? अब क्या करा, प्रशांत महासागर में खड़े जहाज में रखे गुब्बारे में 2 लीटर गैस भरी हुई है, जहां ताप 27 डिग्री है। यदि जहाज हिंद महासागर में पहुंच जाए तो ताप 36 डिग्री होने पर गैस का आयतन क्या होगा? अब देखो ध्यान से, प्रशांत महासागर में, अब यहाँ सागर को छोड़कर अपन कंडीशन लगाए थे, यानी गिवन हमें क्या दे रखा है, तो इसको लिखते हैं, हल करते हैं और उसके अकॉर्डिंग इसको फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या है आपके पास में दिया है, क्या दिया है पहले बोलो। पहले आपके टेम्परेचर यानी T1 कितना है आपके पास में, T1 कितना है, T1 आपके पास में 27 डिग्री, यानी ये क्या हो जाएगा आपके 27 प्लस 273। अब देखो ध्यान रखना, अभी हमने देखा कि परम ताप के रूप में 273.15 केल्विन लेते हैं, ये सही है, केल्विन को अपन 273.15 के रूप में लेना चाहिए, परंतु राउंड फिगर के रूप में हमेशा अपन 273 ही लेते हैं, 1.15 को नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है, इसलिए हमें 273 ही यूज़ लेंगे। तो यार 27 से 273 कितना हो गया आपका, बताओ कितना हो गया, क्योंकि आपके 300 डिग्री या 300 केल्विन हो गया। ये डिग्री था ना, 27 डिग्री सेल्सियस था, इसको केल्विन में बदल दिया आपने। अब देखो, और T1 आ गया, और V1 कितना आपके पास 2 लीटर है, कितना है 2 लीटर, और फिर क्या कह रहा है T2, तो T2 कितना है देखो 37 डिग्री हो जाता है, यानी 37 डिग्री सेल्सियस। इसको अपन कैसे बदलेंगे बताओ, क्या करें कि जो 37 डिग्री सेल्सियस है इसमें 273 जोड़ दो, तो 37 प्लस 273 कितना हो गया 310 केल्विन, और 310 केल्विन हो गया। अब आपके पास में T1 है, T2 है, V1 है, तो क्या क्या है आपके पास में, आपके पास में T1 आ गया, V1 आ गया, T2 आ गया। वो क्या पूछ रहा है आपको, ये पूछ रहा है आपको V2 आयतन कितना हो जाएगा। तो फॉर्मूला लगाओ, ये क्या फॉर्मूला है, हमने पास यही फॉर्मूला लगाते हैं, क्या फॉर्मूला है T1/T2 बराबर V1/V2। V2 पूछा है तो V2 को इधर ले जाओ आप, तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, V2 इस तरफ आ गया और ये पद नीचे आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा इसके अंदर V1, और ये ऊपर भेज दो, इसको भेज दो ऊपर, यानी T2 और नीचे T1। यही है क्या फॉर्मूला बन गया आपके, V2 इक्वल टू V2 इस तरफ भेज दिया और T1 को नीचे और T2 को ऊपर। तो V1 की वैल्यू कितनी है बोलो, V1 कितना दे रखा आपको 2 लीटर, V1 कितना है 2 लीटर, तो V1 रखा आपने 2 इंटू T2 कितना है
T2 देखो 310 और T1 300, तो T2 तो आपके 310 और ये कितना है आपके 300। अब बताओ क्या आयतन आएगा इसका, एक जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, अब हल कर दो इसको, 2 से काट दो इसको, 30 को कितनी बार 15 बार, 15 का भाग दो 30 में कितनी बार जाएगा बताओ, 15 को 15 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, पहले 2 बार जाएगा, 15 दूने 30, एक बच गया पॉइंट लगाया है ना, ये 30 है ना, इसमें 15 का भाग देना हमको, तो कितनी बार गया एक कितनी बार गया, पहले 2 बार यानी 30, पीछे बच गया एक पॉइंट लगाया 10, फिर भी नहीं गया 0 100, अब 15 छक्का 90 यानी 06 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये आपका लीटर में होगा, किस में आंसर आएगा तुम्हारे ये लीटर, यानी गुब्बारे का आयतन कितना हो जाएगा आपके 2.6 लीटर हो जाएगा, ये आपका हो गया V2। तो आप लिख सकते हैं अतः गैस का आयतन कितना हो जाएगा, आयतन 2.06 लीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन दे रहा है आपको, सबसे पहले लिखना है क्या गिवन है, क्या दे रखा, और उसके बाद आपको उसको क्या करना है, हल करना है। अब देखो तो इस प्रकार आपके कौन सा नियम कंप्लीट हो चुका है, चार्ल्स का नियम, किसका नियम, चार्ल्स का नियम। तो चार्ल्स के नियम की परिभाषा हमने पिछले लेक्चर के अंदर देख ली थी, ये फॉर्मूला भी बनाया था आपने T1/T2 V/V2 सिंपल रूप में, और आज परंत आपसे भी इसको बता दिया, समदाबी आरेख भी बता दिया इसके लिए, और एक न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर हल कर दिया। अब हम लेते हैं अगला नियम कौन सा है, पहला बोयल का, दूसरा चार्ल्स का, और तीसरा नियम कौन सा आपके गैलुसेक का नियम, किसका नियम है अगला, गैलुसेक का नियम। तो देखो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।